मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, कायदे आजम कहा जाता है वहाँ। 1930 के दशक में जिन्ना मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा बनकर उभरे। लेकिन एक दिलचस्प सवाल यहाँ पर उठता है कि जिन्ना तो शराब पीने वाले शख्स थे, पोर्क भी खाया करते थे, फिर मुसलमानों ने उन्हें अपना लीडर क्यों स्वीकार किया? 19वीं सदी के आखिरी दशक की बात है। प्रिवी काउंसिल, जो ब्रिटिश कॉलोनीज के लिए एक किस्म की सर्वोच्च अदालत थी, उसके सामने केस आया। अब्दुल फताह मोहम्मद बनाम रसोमई धरमुल्ला। केस में जो फैसला आया उसका मतलब निकला कि कोई मुसलमान अपनी पूरी संपत्ति को वक्फ नहीं कर सकता। यहाँ फैमिली वक्फ की बात हो रही है। वक्फ असल में दो प्रकार का हो सकता है, एक पब्लिक वक्फ, दूसरा प्राइवेट। दोनों के अंतर पर हम आगे डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल किस्से को आगे बढ़ाते हैं। हुआ यूं कि फैसला आते ही हंगामा हुआ और मुस्लिम नेता इस फैसले के खिलाफ अपील में लगे। अल मामून सोहरावर्दी नाम के एक आलिम इस्तांबुल गए, तुर्की में। वहां से ऑटोमन्स की एक पुरानी किताब लेकर आए, ये साबित करने के लिए कि निजी धन यानी कैश भी वक्फ हो सकता है, इस्लामी कानून में जायज़ है। ये साबित करने के लिए सोहरावर्दी साहब मिस्र भी गए, वहां मुफ्तियों से फतवे लिखवा कर लाए। ये पूरी कवायद प्राइवेट वक्फ को बचाने की थी। हालांकि अंग्रेज सरकार टस से मस नहीं हुई और अंत में कहानी में एंट्री हुई एक वकील की। 1906 में दिए एक भाषण में मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेजी कानून के खिलाफ कहा कि अगर एक आदमी अपने बच्चों के नाम पर वक्फ नहीं बना सकता तो इसका मतलब है कि वो अपने परिवार और बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता। इससे मुसलमान टूट जाएंगे, मुसलमानों के परिवार टूट जाएंगे। वक्फ के समर्थन में जिन्ना की कवायद नतीजा भी लाई। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जिन्ना ने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया और 3 साल तक संघर्ष के बाद जिन्ना ये बिल पास करा ले गए। मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग बिल 1913 के तहत प्राइवेट वक्फ को कानूनी सहमति मिल गई। इस कानून की सफलता ने जिन्ना को रातों रात मुसलमानों में लोकप्रिय बनाया। आगे चलकर वो मुस्लिम लीग के सबसे बड़े लीडर भी हुए। हालांकि इन्हीं जिन्ना ने जब पाकिस्तान बनाया, कहानी पलट गई। वक्फ इन दिनों भारत में बहस का मुद्दा बना हुआ है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पर बहस के दौरान वक्फ से जुड़े कई मसलों पर बात हुई और जैसा अक्सर होता है दूसरे देशों से तुलना भी हुई। अंततः वो कानून तो बन ही गया। बीजेपी सांसद समित पात्रा ने दावा किया था बहस के दौरान कि तुर्की, लीबिया, इजिप्ट, इराक जैसे देशों में वक्फ का सिस्टम नहीं। वहीं गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक कदम आगे बढ़ा दिया, कहने लगे कि किसी मुसलमान देश में वक्फ का सिस्टम नहीं है। इसी बात पर हमने सोचा कि क्यों ना हमारे नीति निर्माताओं के प्रिय पड़ोसी देश पाकिस्तान पर नजर डाली जाए। नमस्ते, मैं हूं निखिल, आप देख रहे हैं अलिफ लैला। इस किस्त में बात करेंगे पाकिस्तान के वक्फ के सिस्टम की, जानेंगे कि वहां वक्फ से जुड़े मसले क्या हैं और वक्त के साथ इसमें क्या बदलाव आया। वक्फ को लेकर पिछले दिनों इतनी बात हुई है कि ज्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन दोहराव होता, इसलिए हमने छोटा भी रखा। लेकिन फिर भी शॉर्ट में वक्फ क्या है ये जान लेते हैं। वक्फ का सिंपल मीनिंग है धार्मिक दान। कोई भी शख्स अपनी संपत्ति यानी जमीन, बिल्डिंग, कैश दान कर सकता है। इसके बाद ये संपत्ति अल्लाह की हो जाती है। इस्लाम में वक्फ का सिस्टम धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए किया गया, लेकिन वक्त के साथ वक्फ 2 प्रकार के हुए। एक पब्लिक वक्फ, संपत्ति जिसे पब्लिक इस्तेमाल के लिए दान किया जाएगा, मसलन मस्जिद बना दिया आपने, मदरसा बना दिया, दरगाह बना दिया, स्कूल बनाकर वक्फ कर दिया या हॉस्पिटल बनाकर वक्फ कर दिया। दूसरा है निजी वक्फ, जिसे किसी परिवार के फायदे के लिए बनाया जाता है। एक एग्जाम्पल, ग्रेगरी कोज़लोवस्की अपनी किताब मुस्लिम एंडाउमेंट्स इन सोसाइटी इन ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश दौर का एक किस्सा बताते हैं। साल 1863 की बात है। कानपुर के मोहम्मद अली को लगा कि उनका अंत समय नज़दीक है। इस्लामी कानून के मुताबिक कोई शख्स अपनी संपत्ति का केवल 1/3 ही अपनी वसीयत में अपनी मर्जी से दे सकता है। बाकी 2/3 हिस्सा शरीयत के हिसाब से ही बटेगा, जिसमें पत्नी, बेटे, बेटियां, माता पिता और अन्य रिश्तेदारों को निश्चित हिस्सा मिलता था। इसमें भी लड़कियों को लड़कों से आधी संपत्ति मिलती थी। मोहम्मद अली चाहते थे कि उनकी बेटी और बहू को ज्यादातर हिस्सा मिले, इसलिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। उनके पास 4 गांवों की जागीर थी, जमींदार थे। इस संपत्ति के लिए उन्होंने एक वक्फ कायम किया और एक गांव अपनी बहू के नाम किया जो विधवा थी। कुछ प्रॉपर्टी से एक इमाम बाड़ा बनाया और बाकी प्रॉपर्टी का अलग वक्फ कायम किया और अपनी इकलौती बेटी बेगम फातिमा के नाम कर दिया। इस तरह वक्फ का इस्तेमाल अपनी जायदाद सुरक्षित करने के लिए किया गया। ये कुछ उसी तरह से है जैसे आजकल लोग
ट्रस्ट बना लेते हैं, अपने परिवार वालों को ही ट्रस्टी भी बना लेते हैं, और ये सब टैक्स से बचने और कानूनी पचड़े से बचने के लिए किया जाता है, प्रॉपर्टी को कंजर्व करने के लिए। लगभग यही तरीका वक्फ में भी इस्तेमाल होता था। प्राइवेट वक्फ की बात कर रहे हैं। वक्फ बनाने से संपत्ति परिवार के पास रहती थी और जब कोई वारिस न बचता तो इस संपत्ति को धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता। बरसों तक इकट्ठा हुई ऐसी संपत्तियों के बल पर धार्मिक संस्थान काफी ताकतवर हो जाते और फिर उनके पॉलिटिकल पावर में भी इजाफा होता। और आजादी के बाद इस फिनोमेना का सबसे बड़ा असर पाकिस्तान में दिखा। 1951 में पाकिस्तान में वक्फ संपत्तियों को पहली बार सरकार की निगरानी में लाया गया। 1951 में पंजाब मुस्लिम औकाफ एक्ट बनाकर एक बोर्ड बनाया गया जो वक्फ पर नजर रखता था। हालांकि बोर्ड के पास ज्यादा पावर नहीं थी। सिस्टम में बड़ा चेंज आया 1958 में, जब जनरल अयूब खान ने सत्ता संभाली। अयूब खान पीरों और सज्जाद नशीनों की ताकत से ज्यादा खुश नहीं थे, यानी उन लोगों से जो दरगाहों और धार्मिक स्थानों का जिम्मा संभाले हुए थे। वक्फ की काफी बड़ी प्रॉपर्टी होने के अलावा पीरों के पास मुरीदों की बहुत बड़ी फॉलोइंग हुआ करती थी। अंग्रेज ऑफिसर मेजर ऑब्रे ओब्रायन के अनुसार पंजाब और सिंध के गांवों में ये लोग मिनी किंग्स जैसे थे और चुनाव में वोटिंग भी इन्हीं के कहने पर होती थी। अयूब इन्हीं पर नकेल कसना चाहते थे। इस मामले में अयूब पर अल्लामा इकबाल का असर था। इकबाल के बेटे जावेद इकबाल ने अपनी किताब आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में दरगाहों को बंद करने और पीरों की ताकत कम करने की सलाह भी दी थी। लिहाजा अयूब ने 1959 में वेस्ट पाकिस्तान वक्फ प्रॉपर्टीज ऑर्डिनेंस नाम का एक कानून जारी किया। सीधे शब्दों में सरकार ने दरगाहों और बाकी वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर लिया, पीरों और सज्जाद नशीनों की पार छीन ली। इसके बाद वक्फ संपत्ति की देखरेख दो सरकारी विभागों के पास गई। पहला औकाफ विभाग, हिंदुस्तान में जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे ही पाकिस्तान में औकाफ विभाग होता है। इंटरचेंजेबली ये टर्म यूज होती है। एंडाउमेंट को औकाफ कहा जाता है। पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस यानी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, तमाम सूबों के लिए अलग अलग औकाफ विभाग आए। औकाफ विभाग के अलावा वक्फ की संपत्ति एक और संस्था देखती है, इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, ईटीपीबी। इसका गठन खासकर उस प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए किया जो बंटवारे के वक्त हिंदू और सिख छोड़ के गए वहां। हालांकि इस दायरे में कई वक्फ संपत्तियां भी आती हैं। दोनों विभागों के पास कितनी संपत्ति है? ईटीपीबी के पास 1,09,000 एकड़ से ज्यादा जमीन है, करीब 15,619 दुकानें हैं, घर हैं, दफ्तर हैं, गोदाम। सूबाई औकाफ विभागों का अलग हिसाब है। पंजाब औकाफ विभाग के पास लगभग 74,964 एकड़ जमीन है, साथ में 6,000 से ज्यादा दुकानें, 1,400 से ज्यादा घर हैं। सिंध औकाफ विभाग के पास 10,823 एकड़ जमीन है, हजारों दुकानें हैं, गोदाम हैं, फ्लैट्स हैं। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक इससे होने वाली आमदनी 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ये पाकिस्तान की बात हो रही है। इनके अलावा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी हजारों एकड़ जमीन औकाफ विभाग के तहत है। हिंदुस्तान में वक्फ पर चल रही बहस के बीच कुछ लोग कह रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी राष्ट्रीय संपत्ति होनी चाहिए। अब दिलचस्प बात यह है कि ये कहने वाले लोग भी वही हैं जो सरकारी महकमों की नाकामी की दुहाई देते हैं और प्राइवेटाइजेशन पर बल देते हैं। खैर, चाहते हैं कि सरकारी हो या राष्ट्र की संपत्ति हो तो उसी आर्गुमेंट पर चलते हैं। देखते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज को नेशनलाइज करने से पाकिस्तान में क्या हुआ। 1994 की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की अदालत में केस सामने आया। मलिक असलम परवेज बनाम पंजाब। पता चला कि पंजाब औकाफ विभाग के कर्मचारियों को ही वक्फ की जमीन लीज पर दे दी गई। रेट क्या था? हर महीना 1 रुपए प्रति मरला यानी लगभग 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से, वो भी 99 साल के लिए। जबकि वक्फ प्रॉपर्टीज ऑर्डिनेंस के हिसाब से जमीन 3 साल से ज्यादा तो लीज दी ही नहीं जा सकती थी। ऐसे एक और केस था, मोहम्मद हाशिम बनाम पंजाब। इस केस में वक्फ की जमीन स्कूल ग्राउंड बनाने को दी गई, लेकिन विभाग ने लीज पर दे दी पेट्रोल पंप चलाने के लिए। रेट वही 1 रुपया प्रति मरला। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्चर मोहम्मद जुबैर अब्बासी अपने रिसर्च पेपर में ऐसे कई मामलों को बता रहे हैं जिनमें वक्फ प्रॉपर्टी औने पौने दामों में दे दी गई। भ्रष्टाचार तो अपनी जगह, लेकिन वक्फ की आमदनी से सरकार ने क्या कई बढ़िया काम किए हैं। इस पर आते हैं। पाकिस्तान की बात हो रही है। वक्फ इन पाकिस्तान, चेंज इन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस टाइटल से रिसर्च पेपर में एस जमाल मलिक बताते हैं कि वक्फ आमदनी का 59% हिस्सा एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च में ही निपट जाता है, सैलरीज वगैरह देने में। शिक्षा और धर्म पर 6.7%, जबकि स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण पर 11.7% पैसा खर्च होता है। अब वक्फी प्रॉपर्टी कई बार धार्मिक मतभेद का निशाना भी बनी है। दरअसल सुन्नी समुदाय में 2 धड़े हैं, बरेलवी और देवबंदी।
देवबंदी जो हैं दरगाहों की मुखालफत करते हैं, बरेलवी उनमें मानते हैं और इसी के चलते दरगाहों पर निशाना भी लगा लिया जाता है। पाकिस्तान में लाहौर का दाता दरबार, कराची में अब्दुल्ला शाह की मज़ार और पेशावर में रहमान बाबा की मज़ार कट्टरपंथियों के निशाने का शिकार बन चुकी है। अब सवाल यह है कि वक्फ का मॉडल क्या पूरी ही तरह फेल है? ऐसा लगता तो नहीं है। वक्फ सिस्टम से चलने वाले कई सफल संस्थान भी आपको मिलते हैं। साल 1906 की बात है, दिल्ली में हकीम अब्दुल मजीद ने गरीबों को राहत देने के लिए हमदर्द की स्थापना की। छोटी सी 8 वर्ग फुट की दुकान से हुई शुरुआत 1947 आते आते एक बड़ा नाम बन गई। लेकिन पाकिस्तान के बनने के बाद मजीद का परिवार पाकिस्तान गया। वहाँ उनके बेटे हकीम मोहम्मद सईद ने नए सिरे से हमदर्द को स्थापित किया और 1953 में उन्होंने हमदर्द लेबोरेटरीज को वक्फ घोषित कर दिया। तब से लेकर आज तक हमदर्द पाकिस्तान में अच्छा काम कर रहा है। हमदर्द के 3 एंटरप्राइजेस हैं वहाँ, हमदर्द लेबोरेटरीज जो यूनानी दवाइयाँ बनाती है, हमदर्द फाउंडेशन जो समाज सेवा करती है और मदीनत अल हिकमा जो शिक्षा और संस्कृति का केंद्र है। हमदर्द लेबोरेटरीज का 85% प्रॉफिट फाउंडेशन को जाता है। वहीं मदीनत अल हिकमा के तहत हमदर्द पब्लिक स्कूल और हमदर्द यूनिवर्सिटी चलती है वहाँ। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में हमदर्द 500 मेडिकल सेंटर भी चलाते हैं। इसके अलावा मीजान बैंक बनाया गया है। एहसान वक्फ भी माइक्रो फाइनेंसिंग का एक सफल मॉडल है। ये ट्रस्ट शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त लोन देता है, साथ ही कई अनाथालय भी चलाता है। एहसान ट्रस्ट की बदौलत 20,000 से ज़्यादा छात्रों ने उच्च शिक्षा हासिल की है पाकिस्तान में। ये तमाम संस्थाएं बताती हैं कि वक्फ का सही प्रबंधन हो तो कारगर भी हो सकता है। मोहम्मद जुबैर अब्बासी की रिसर्च के अनुसार पाकिस्तान में वक्फ के तहत ही कुछ नए मॉडल्स का एक्सपेरिमेंट किया गया। इनमें से एक है कैश वक्फ। अब कैश वक्फ क्या हुआ? वक्फ के तहत आमतौर पर अचल संपत्तियों को गिना जाता है, मसलन ज़मीन, इमारत। लेकिन कैश वक्फ में चल संपत्ति का इस्तेमाल किया जाता है, मसलन कैश, आभूषण, लैपटॉप, गाड़ी। अब्बासी कैश वक्फ के कई अलग अलग मॉडल्स के बारे में बताते हैं, मसलन वक्फ शेयर स्कीम। इस मॉडल में ट्रस्टी वक्फ शेयर जारी करता है। शेयर से जमा होने वाली राशि को इन्वेस्ट किया जाता है और इससे होने वाली कमाई ज़रूरतमंदों के काम आती है। एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई व्यक्ति चैरिटी करना चाहता है, मसलन इस्लाम में ज़कात का कॉन्सेप्ट है। एक बार चैरिटी आपने कर दी तो पैसा ख़त्म हो गया। इसके बदले अगर ये पैसे वक्फ शेयर में इन्वेस्ट किए जाएं तो आपके पैसे लगातार दूसरों के काम आएंगे, आपकी ज़िंदगी के बाद भी काम आएंगे। ये मॉडल सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, मलेशिया में चलता है, इंडोनेशिया और कुवैत जैसे मुस्लिम देशों में चल रहा है। इसी के तहत और भी कई मॉडल हैं जो पारंपरिक वक्फ से अलग तरीकों से काम करते हैं, मसलन कॉरपोरेट वक्फ स्कीम है जिसका एक उदाहरण हमदर्द के रूप में हमने अभी आपको बताया। ये पाकिस्तान में वक्फ की कहानी थी। ऐसे ही बाकी देशों में भी वक्फ के काम आपको मिल जाएंगे, हालांकि अलग अलग तरीकों से। कहीं इसे औकाफ के नाम से जाना जाता है, कहीं एंडाउमेंट। एंडाउमेंट औकाफ एक ही बात है। कहीं काफ़ी हद तक सफल है और कहीं असफल। मसलन सऊदी अरब में अपनी तरक्की के लिए वक्फ को मजबूत बना रहा है वो देश। मोहम्मद बिन सलमान के विजन के तहत सऊदी अरब का लक्ष्य है कि 2030 तक वक्फ के जरिए लगभग 8,000 अरब रुपयों का निवेश किया जाए। हॉट न्यूज़ के फैक्ट चेक के मुताबिक ये एक भ्रांति है कि ज़्यादातर मुस्लिम देशों में वक्फ नहीं होता। तुर्की में वक्फ होता है जिसका नियंत्रण वहाँ के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के पास है। जॉर्डन, लिबिया और सीरिया में भी वक्फ होते हैं जहाँ सरकारी विभागों द्वारा प्रबंधन होता है। मिस्र में भी इजिप्शियन एंडाउमेंट मिनिस्ट्री जनरल ब्यूरो है जिसके तहत वहाँ के वक्फ आते हैं। इराक में 2003 तक मिनिस्ट्री ऑफ एंडाउमेंट्स एंड रिलीजियस अफेयर्स हुआ करती थी। इसकी जगह अब सुन्नी एंडाउमेंट और शिया एंडाउमेंट नाम की संस्थाएं हैं। धार्मिक संस्था होने के चलते वक्फ अलग नज़र से देखा जाता है, लेकिन अंत में बात वही है, इंसान के हाथ की बात है। सही हाथ में आ जाए तो ऑपरेशन का औजार, गलत के हाथ में आ जाए तो कत्ल का जरिया। इस नोट पर हम अलिफ लैला के इस एपिसोड को कंक्लूड कर रहे हैं। इसे कमल ने लिखा और इरशाद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगाह।